हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है सर्वज्ञ और आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th का चैप्टर लेके आया हूँ, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, जिसमें हम जानने वाले हैं न्यूटन बाबा के दिए गए 3 लॉज। और न्यूटन बाबा के दिए गए जो लॉज हैं उनसे रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग से एग्जांपल्स जो हम लोग अपने डेली लाइफ में देखते हैं, करते हैं, पर उन्हें कभी नोटिस नहीं किया कि उस पर कौन सा लॉ लगता है, किस टाइप की साइंस लगती है। ये सब चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जिसका पहला टॉपिक है फोर्स। अब ये फोर्स क्या होता है। अब आपको मान लीजिए कोई चीज को पुश करना है, पुल करना है, या फिर एक रबर का बॉक्स है उसको दबा के पतला कर देना है, रबर बैंड को खींचना है। इतने सारे वर्क्स मान लीजिए आपको करने की जरूरत पड़ रही, तो आप कैसे करेंगे। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप जैसे किसी भी चीज़ को पुल करते हैं, जैसा कि आपको इस फिगर में दिख रहा होगा, एक छोटा सा बच्चा एक ट्रॉली को पुश कर रहा है, तो वो उस ट्रॉली को पुश करने में जो एफर्ट लगा रहा है वही फोर्स हो जाता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी स्टेशनरी पोजीशन से बदल के हम मोशन में ला दें, उसमें जो हम एफर्ट लगाएंगे वही हमारा फोर्स हो जाएगा। तो अब ये फोर्स किस तरह से किसी ऑब्जेक्ट पे अफेक्ट करता है उसको चलिए जान लेते हैं। तो फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे इस तरह से वर्क करता है, जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, वो एक जगह पे रखा हुआ है। अगर आपको उसको अपनी जगह से मूव कराना है तो आपको उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा। आप उस पर कुछ ना कुछ एफर्ट लगाएंगे, वो फोर्स के फॉर्म में रहेगा, तभी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव करेगा। मतलब फोर्स की मदद से आप एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकते हैं। और सेकेंड पॉइंट, आप फोर्स की मदद से कोई मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकते हैं। थर्ड पॉइंट है, आप फोर्स की हेल्प से किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप या फिर साइज चेंज कर सकते हैं। इसका सबसे आसान एग्जांपल ये होता है, जैसे आप एक ब्रेड ले लीजिए, आप उस पर जब फोर्स लगाइए, देखिए आप उसका शेप भी बदल सकते हैं, साइज भी बदल सकते हैं। आप फोर्स की हेल्प से किसी भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन बदल सकते हैं, जो कि आपने देखा होगा फुटबॉलर्स करते हैं ज़्यादातर, और क्रिकेट में भी ऐसा ही होता है। बॉलर ने बॉल फेंकी, उसके बाद क्या हुआ, जब बैट्समैन ने बॉल को हिट किया तो देखिए बॉलर ने भी फोर्स लगाया है बॉल पे, और उस बैट्समैन ने अपना कुछ एफर्ट लगाया, मतलब फोर्स फॉर्म में, और उस बॉल की डायरेक्शन बदल दी। और हम ये भी कर सकते हैं, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की फोर्स की हेल्प से स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। वो कैसे, मान लीजिए आपकी तरफ एक बॉल आ रही है, आप उस पर उसी डायरेक्शन में और ज़्यादा फोर्स लगा दीजिए तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। एक और एग्जांपल, मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हैं, आपने पेडल मारना रोक दिया एक समय पे, अब आपकी साइकिल चल रही है, आपने फिर से उस पर फोर्स लगाना स्टार्ट कर दिया, तो क्या हुआ, आपकी साइकिल की स्पीड बढ़ गई। मतलब आपने फोर्स लगाया और आपने अपनी मूविंग ऑब्जेक्ट जो कि साइकिल है उसकी स्पीड आपने इंक्रीज कर दी। तो गाइस चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, जो है रिजल्टेंट फोर्स। अब ये रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है। यहाँ पे रिजल्ट की बात आ रही है, मतलब कोई ना कोई मार्किंग होनी चाहिए और कुछ रिजल्ट निकलना चाहिए। तो एकदम ये रिजल्ट से ही रिलेटेड होता है। वो कैसे, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, उसमें एक बार 60 न्यूटन का फोर्स लगा और उसी समय पे 30 न्यूटन का भी फोर्स लगा दिया गया सेम डायरेक्शन में। तो वहां पे आपका रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, 60 + 30 = 90, मतलब 90 न्यूटन का फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे लग गया। अब देखिए उसी में आपको नीचे एक और ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा होगा, उसमें आप देख रहे हैं एक तरफ से 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, लेकिन ये दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं एक दूसरे के। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 30 - 10 = 20, मतलब यहाँ पे आपका रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा,
20 न्यूटन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स। अब ये बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है? अब देखिए, बैलेंस फोर्स में ऐसा होता है कि मान लीजिए आप लोगों ने टग ऑफ वॉर का गेम तो देखा ही होगा, जिसमें कुछ लोग रस्सी दोनों तरफ से पकड़ के खींचते हैं, जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा। अब इसमें जब तक दोनों तरफ से फोर्स बराबर लग रहा होता है वो बैलेंस रहता है। ठीक, मतलब दोनों तरफ से जब तक फोर्स बराबर लगता रहता है तो क्या होता है, दोनों टीम अपनी जगह पे कांस्टेंट रहती है। बट जैसे ही एक तरफ से फोर्स बढ़ा, दूसरी टीम उसके ऊपर, आप जानते हैं क्या होता है, आके उसके ऊपर गिर जाती है। रीज़न ये होता है कि वहाँ पे फोर्स आपका अनबैलेंस हो गया, एक तरफ से ज़्यादा एक तरफ से कम हो गया, इसलिए एक टीम विन हो जाती है, जीत जाती है, जो टीम कम फोर्स लगाई वो हार जाती है। अब मान लीजिए आप लोग, एक बॉक्स है और दो फ्रेंड्स हैं, आप लोग दोनों फ्रेंड्स 10 न्यूटन का फोर्स लगा के अपोजिट डायरेक्शन में उस बॉक्स को खींच रहे हैं, तो क्या होगा, वो बॉक्स अपनी जगह से मूव ही नहीं करेगा। रीज़न, क्योंकि आपका रिजल्टेंट फोर्स जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि 10 - 10 = 0। वहाँ पे आपका फोर्स बैलेंस हो जाएगा और वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे स्टेशनरी ही रहेगा। और जहाँ आपके दूसरे फ्रेंड ने फोर्स अपना बढ़ा दिया, मान लीजिए 20 न्यूटन कर दिया, तो 20 - 10 हो जाएगा। वहाँ पे क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स 10 आ जाना है और आपके फ्रेंड की तरफ वो बॉक्स मूव कर जाएगा। तो आई होप आपको बैलेंस और अनबैलेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए फ्रेंड्स, अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, जो है गैलीलियो एक्सपेरिमेंट। इसे गैलीलियो नाम के एक साइंटिस्ट ने किया था। जब ये एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था तो पता है क्या सोचा जाता था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म वेलोसिटी देने के लिए फोर्स का यूज़ किया जाता है। बट गैलीलियो ने ये एक्सपेरिमेंट किया और एक अलग ही डेफिनेशन बताई। अब देखिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किस तरह किया, एक इस टाइप का सेटअप बनाया। एक सबसे पहले इंक्लाइन प्लेन, जो दोनों तरफ से जिसका इंक्लिनेशन सेम था। नेक्स्ट में देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा एक तरफ का इंक्लिनेशन बढ़ गया है, और उसके बाद वाले में आपको दिख रहा होगा कि इंक्लिनेशन एकदम हटा दिया उन्होंने। अब फर्स्ट फिगर के अकॉर्डिंग देखिए उन्होंने एक तरफ से बॉल को ऐसे करके उसके ऊपर इंक्लिनेशन पे रखा, तो वहाँ से बॉल ने स्पीड इंक्रीज कर दी अपनी। ठीक, और फिर जब सरफेस एरिया पे आई, मतलब जब प्लेन सरफेस पे आई, वहाँ पे उसकी स्पीड कांस्टेंट थी। उसके बाद जैसे ही वो अदर साइड के इंक्लिनेशन पे जाने लगी तो उसकी स्पीड क्या हो गई, डिक्रीज होने लगी, कम होने लगी। ये एक जनरल बात है, आप लोग घर पे भी इसे देखे होंगे। आप लोग कहीं पे चलते रहते हैं, देखिए अगर ढलान रहती है वहाँ पे आपको चलना ईजी रहता है, स्पीड ईजिली आप गेन कर सकते हैं। बट वहीं पे अगर चढ़ाई पे आपको दौड़ने कह दूँ तो आपको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी और स्पीड आपकी कम हो जाएगी। वहीं पे नेक्स्ट फिगर पे आप देखिए दिखाई दे रहा होगा कि वहाँ पे उन्होंने इंक्लिनेशन कम कर दिया। तो फर्स्ट फिगर के अकॉर्डिंग, फर्स्ट फिगर में जितनी दूरी से उन्होंने बॉल को छोड़ा था इंक्लिनेशन पे, नेक्स्ट पे भी उतना ही दूर तक बॉल ऊपर गई। नेक्स्ट में वहाँ पे क्या हुआ, जितनी दूरी से छोड़ा गया उसके अकॉर्डिंग बॉल और ज़्यादा दूर तक गई, क्योंकि वहाँ पे इंक्लिनेशन कम था, स्पीड कम डिक्रीज हुई बॉल की, तो ज़्यादा दूर तक चली गई। वहीं थर्ड केस में इंक्लिनेशन एकदम हटा दिया गया, तो वहाँ पे क्या हुआ, बॉल काफ़ी दूर तक मूव करती गई। तो उन्होंने ये बताया है इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए कि यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई होता है जो है अनबैलेंस फोर्स ऑफ ग्रेविटी। वो कैसे कि देखिए एक तरफ फोर्स ज़्यादा लग रहा है, एक तरफ कम लग रहा है, ग्रेविटी भी वहाँ पे फोर्स लगा रही, तो फोर्स बैलेंस नहीं है। तो इसी एक्सपेरिमेंट के ज़रिए उन्होंने समझाया कि अनबैलेंस फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी वर्क करता है इस तरह के केसेस में। अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्यों किया, क्या रीज़न था, मुझे तो इसमें कोई ख़ास इंटरेस्ट भी नहीं आया पढ़ने में और ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी नहीं लगा पढ़ने में। अब आप लोगों को ये एक्सपेरिमेंट कैसा लगा, इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। तो चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, जो कि है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आपको मैं एक पहले एग्जांपल देना चाहूँगा। सपोज एक बॉक्स आपने लाके टेबल पे रख दिया, क्या वो अपने आप मूव करने लगेगा? बताइए, वो अपने आप कभी नहीं मूव करेगा। और मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, आप उस पर ब्रेक्स ना अप्लाई करें, उसको रोकने की कोशिश ना करें, तो क्या वो अपने आप रुक जाएगा?
सो प्लीज़ आप लोग इसका एग्जाम्पल फ़ैन मत बोल दीजिएगा कि फ़ैन हम लोग जब बंद कर देते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे देखिए फ़ैन अपने आप रुक जाता है। उसके पीछे भी रीज़न है, वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होता है जो कि जिस डायरेक्शन में फ़ैन मूव कर रहा है उसके अपोजिट वर्क करता है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ अगर मैं आपको बताऊं तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो हमेशा रेस्ट पे ही रहेगा जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं, और अगर कोई चीज़ मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक उस पर कोई फ्रिक्शनल फोर्स या फिर स्टॉप करने के लिए कोई फोर्स नहीं लगाया जाता है। और फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। अब इनर्शिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है, एकदम सेम टू सेम जो कि मैं बता चुका हूँ कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट पे ही रहेगी जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स कोई अप्लाई नहीं करते हैं। इनर्शिया ऑफ मोशन, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी अगर आप उसको रोकने के लिए कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं। और अगर कोई बॉडी एक डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, अगर हमें उसका डायरेक्शन चेंज करना है तो वहाँ भी हमें उस पर कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये तीनों टॉपिक्स थे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं जो है लीनियर मोमेंटम। ये मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम कोई ऑब्जेक्ट कितना मूवमेंट कर रहा है उसी को हम उसका मोमेंटम कहते हैं। अब ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू m इंटू वी। अब ये P क्या है, P मोमेंटम होता है फ्रेंड्स, मोमेंटम को हम P से डिनोट करते हैं। तो गाइज आज के लिए सिर्फ इतना ही, हम इसके नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और उनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स जानेंगे। तो जो चीज़ें मैंने पढ़ाई उसका तब तक आप रिवीजन कीजिए और घर पे रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।